हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल बच्चन। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होते हैं स्टेटमेंट्स जिनके द्वारा हम अपने फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं इसका, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जो हमारे प्रोग्रामिंग के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उन सभी स्टेटमेंट्स को हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स? तो पाइथन प्रोग्रामिंग हमें तीन तरह के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें से पहला आता है डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। जैसा कि हम नाम देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पर हम कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस का यूज करके लॉजिक्स बनाते हैं, या कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें से कुछ कंपैरिजन है या इस तरह की जो भी ऑपरेशंस होती है उन्हें हम परफॉर्म करते हैं। तो उन सभी ऑपरेशंस को टेस्ट करने का जो काम होता है वो डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट के द्वारा हम करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करते समय या प्रोग्राम लिखते समय हम कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने वाले होते हैं, तो उन्हें बार बार ना लिखना पड़े और कुछ ऐसा प्रोसेस मिले जिसके द्वारा हमारा एक बार लिखे स्टेटमेंट और वो बार बार ऑटोमेटिकली रिपीट हो। तो उस रिपीटिशन को कंप्लीट करने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तीसरा आता है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग जब हमें कई ऐसे प्रोसेस करने होते हैं, जैसे कि हमारा कोई प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली और हमें सडनली ब्रेक करना पड़ रहा है, या फिर हमें कुछ पोर्शंस को स्किप करना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर हमें कोई स्टेटमेंट अभी फिलहाल पे नहीं लिखना है, हम चाहते हैं उसका फ्यूचर में कुछ डेफिनेशन लिखेंगे और उसके लिए हमें ब्लॉक अभी से डिक्लेयर कर देना है, लेकिन उसके अंदर कुछ रखना नहीं है। तो इन सभी चीजों के लिए हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जो जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टेटमेंट की, डिसीजन मेकिंग एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अगर हम डिसीजन मेकिंग और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पे देखें तो इसके अंदर यूज होने वाले कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहला कीवर्ड हम पढ़ेंगे इफ, ठीक है, एक आता है एल्स, एक आता है एलिफ, एक आता है मैच, ठीक, मैच केस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हैं हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम पहले बात करें इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो जैसे इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि या मान ले अगर, ठीक है। मतलब हमारे पास कोई ऐसी टेस्ट होगा या टेस्ट कंडीशन होगी या लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी जिसे टेस्ट करना है, और टेस्ट करके यह पता करना है कि ये जो दी हुई एक्सप्रेशन है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक। इसके लिए लिखेंगे क्या, इसका सिंटैक्स क्या होगा? तो यहां पर आपको लिखना है इफ, और इफ के अंदर कंडीशन। कंडीशन का मतलब कोई भी ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन या कोई ऐसा लॉजिक जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं उसको रखेंगे, ठीक। और ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सभी ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं। इनका मतलब होता है कि जब भी आप इनको लिखोगे तो इसके बाद कोलन लगाना पड़ेगा, और कोलन के बाद इनका अपना एक ब्लॉक स्टार्ट होता है जिसको हम इंडेंटेशन या इंडेंट स्पेस के साथ में रखते हैं। मतलब इफ स्टेटमेंट या एल्स या एलिफ या फिर मैच केस जो भी आप लगाएंगे, उसके बाद या उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे हमें ऐसा दिखाना है कि वो स्टेटमेंट इनके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट नहीं करते हैं हम लोग, हम उन्हें कुछ स्पेस देकर के, टैब स्पेसिंग आप यूज कर सकते हैं, तो टैब स्पेस देते हुए उसका इंडेंटेशन बनाना है, और जितने भी स्टेटमेंट्स जो आपको लग रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के रन होने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट करना है, उन सभी को उस स्पेस के बराबर देते हुए आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब भी कोई स्टेटमेंट कोलन के साथ सेपरेट किया जाता है तो उसका अपना खुद का ब्लॉक स्टार्ट होता है, और उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट आप रखना चाहें उसको टैब स्पेसिंग के साथ में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो फिर से रिपीट करते हैं, इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ स्टेटमेंट के अंदर दी हुई कंडीशन या इफ स्टेटमेंट अपने अंदर दी हुई कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ में जो भी ब्लॉक है या इफ का जो भी स्टेटमेंट है वो उस टाइम एग्जीक्यूट होगा जब दी हुई कंडीशन ट्रू होगी। बट अगर दी हुई कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आता है तो उस टाइम पर हमारे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जांपल के लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे, फिलहाल अभी हम समझ लेते हैं दूसरा एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? एल्स स्टेटमेंट हमेशा इफ स्टेटमेंट के बाद लिखा जाता है और इसके पास अपनी खुद की कोई कंडीशन नहीं होती है। मतलब
जब ये रन करेगा जब इफ में दी हुई कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, जैसे इफ का मान लीजिए ये कंडीशन हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये इफ का ब्लॉक यहाँ तक मान लीजिए है, और इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसका कोई एक अल्टरनेटिव ब्लॉक लगाना है, तो अल्टरनेटिव ब्लॉक को ही हम लोग एल्स कीवर्ड के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, तो एल्स कीवर्ड क्या करता है, अल्टरनेटिव ब्लॉक क्रिएट करता है इफ के लिए। ठीक, अब इस एल्स के अंदर क्या रखा जाएगा, तो एल्स के अंदर उन चीजों को रखेंगे जो हमें इफ के अंदर नहीं चलानी है। कहने का मतलब कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू होने पर कौन से स्टेटमेंट चलाने हैं वो हम इफ के अंदर रखेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स अगर चलाने हैं तो उन्हें हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर रखेंगे। अब एल्स के अंदर भी अगर रखना है तो उसका भी इंडेंटेशन होगा, क्योंकि ये भी हमारे ब्लॉक स्टेटमेंट पे आता है। इसमें भी कोलन लगाते हैं और कोलन लगा करके इसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि अभी आपने इफ में देखा, वैसे ही हम लोग इंडेंटेशन स्पेस के साथ में उसको रखेंगे। ठीक, तीसरा आता है हमारे पास एलिफ। एलिफ का यूज कब करते हैं, जैसे हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल कंडीशंस हैं, मतलब एक से ज्यादा कंडीशंस, और हर एक कंडीशन का अपना एक इंडिविजुअल रिजल्ट है। ठीक, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पर हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को लेकर के टेस्ट करना पड़ रहा है और हर कंडीशन के लिए एक यूनिक रिजल्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तब हम उसके लिए हम लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको एलिफ बोला जाता है। अदर प्रोग्रामिंग में आप देखोगे एल्स के बाद इफ लिखते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में उसी चीज को शॉर्ट में लिखा गया है एलिफ, जिसको हम लेटर इफ एल्स प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एलिफ कीवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मैच केस। अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्विच और केस का यूज पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें मैच और केस कीवर्ड मिलते हैं, जिससे हम स्विच केस टाइप की जो भी ऑपरेशंस होती है, या बोल सकते हो आप ऑप्शनल टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम मैच केस का यूज करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर हम लूपिंग स्टेटमेंट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि लूपिंग स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब हमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या कुछ ब्लॉक को, जो प्रोग्रामिंग का ब्लॉक है, उसे हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है नंबर ऑफ टाइम्स तक, तो उसके लिए हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में कितने लूप होते हैं, 2 लूप बताए जाते हैं। पहला आता है हमारे पास व्हाइल लूप और दूसरा आता है हमारे पास फॉर लूप। अगर हम यहाँ पर व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल एक कंडीशनल लूप के नाम से जाना जाता है। कंडीशनल लूप का मतलब है कि यह एक कंडीशन लेता है, उस कंडीशन को टेस्ट करता है एंड देन अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है नंबर ऑफ टाइम्स तक, जब तक कि उस पर दी हुई कंडीशन सही रहती है, या फिर ऐसा कहें कि जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है तब तक वह अपने ब्लॉक को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूशन कराया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल लूप। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप भी सेम चीज को प्रोसेस करता है, मतलब सेम रिपीटेशन अगर हमें करानी होती है, किसी भी चीज को बार बार एग्जीक्यूशन कराना है या रिपीट करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। लेकिन यह लूप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग लूप। काउंटिंग लूप मतलब ये काउंटिंग को लेकर के काम करता है, इसमें कुछ नंबर्स पास करने होते हैं, कुछ रेंजेस पास करनी होती है। ठीक है, तो उन सभी चीजों का यूज करके ये लूप वर्क करता है। स्पेशली फॉर लूप को पाइथन में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब आप लिस्ट, टपल, डिक्शनरी वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर उन सभी चीजों को प्रोसेस कराने के लिए हम ज्यादातर फॉर लूप को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम व्हाइल लूप का उसका यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप का यूज करके उन्हें बहुत ही इजी तरीके से प्रोसेस कराया जाता है। फॉर लूप के अलग अलग तरीके हैं यूज करने के, तो सब हम लोग आगे एग्जांपल पर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब जंपिंग स्टेटमेंट नाम से क्या पता चल रहा है, जंप करता हो, जो मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें जंप कराना है अपने फ्लो को, तो इसके लिए हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं जंपिंग स्टेटमेंट में, अगर हम बात करें ब्रेक, एक कीवर्ड आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक, दूसरा है कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा। तीसरा अगर हम पढ़ें तो एक आता है आपके पास पास, ठीक है, पास स्टेटमेंट की बात करेंगे। और चौथा है जिसको हम लोग फंक्शन वगैरह जब करते हैं तब पढ़ते हैं रिटर्न। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं क्या क्या है ये कीवर्ड, कैसे इनका यूज किया जाएगा।
ब्रेक कीवर्ड या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। जैसे हम लूप की बात करें तो लूप में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इनफाइनाइट लूप चलता है, ठीक है, मतलब हमने कुछ ऐसी कंडीशन रख दी कि हमारा लूप जो है वो चलता चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमने लूप की रेंज सेट करी सपोज 1 से लेकर के 50 तक और हम चाहते हैं कि लूप ब्रेक हो जाए कब, जब लूप में वैल्यू आ जाए 10, मतलब 1 से चले और जैसे ही उसको 10 मिले तो अपनी पूरे प्रोसेस को वहीं पर क्लोज कर दे, ठीक। तो इस तरीके के लिए या इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। अब कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज कब करते हैं, जैसे हम वापस से लूप की बात करेंगे क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट ब्रेक कंटिन्यू इन्हें ज्यादातर हम लोग लूप के अंदर ही यूज करते हैं। हाँ, ब्रेक का यूज हम लोग मैच केस में कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ती वहां पर भी, तो ज्यादातर अगर देखा जाए तो इन्हें आप लूप के अंदर ही देखेंगे। तो कंटिन्यूअस की बात करें अगर हम, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं जैसे हमारे पास कुछ प्रोसेस हो रहा है लूप के अंदर और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें कि हमें 1 से लेकर के 50 तक के नंबर तो प्रिंट करने हैं, लेकिन 1 से लेकर के सपोज 25 तक प्रिंट हो, देन प्रिंट होना चाहिए हमारे पास 35 से लेकर के 50 तक, मतलब देखा जाए कि 26 से लेकर के 34 तक के जो नंबर्स हैं वो प्रिंट ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्हें स्किप कर रहे हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स को अपने प्रोसेस में स्किप कराने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे वो सब अगले एग्जांपल पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है कीवर्ड हमारे पास पास। पास कीवर्ड का यूज हम तब करते हैं जैसे हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक है, चाहे वो फंक्शनल ब्लॉक हो या इफ का ब्लॉक हो, कुछ भी ऐसा, ठीक, और हम चाहते हैं कि उसकी ब्लॉक की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, मतलब कहने का ये है कि उसके ब्लॉक में कुछ भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमें उस टाइम पर नहीं लिखने हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें इन फ्यूचर लिखेंगे बट अभी फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं है, तो उस ब्लॉक को हमें डिफाइन भी करना है और ब्लैंक भी रखना है। तो अगर हम खाली छोड़ देंगे तो वो एरर दे देगा, ठीक। तो उस ब्लॉक को एक्टिव रखने के लिए हम क्या करते हैं, पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर लगाया इफ कंडीशन दी, ब्लॉक बनाया और हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पास लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए फ्लो को पास कर देगा टू द नेक्स्ट, ठीक। तो इसलिए हम लोग पास कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट आप लोग ज्यादातर जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो टॉपिक आता है वहां पर हम लोग खुद से डिफाइन किए जाने वाले फंक्शंस को पढ़ते हैं। 4 कैटेगरीज में फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर पास, नो रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर पास, ठीक, नो रिटर्न वैल्यू विद नो पैरामीटर पास एंड रिटर्न वैल्यू विद रिटर्न पैरामीटर पास। तो जो ये रिटर्न वैल्यू की बात आ रही है इसका मतलब होता है कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो फंक्शन अपने पास से या अपने डेफिनेशन ब्लॉक से कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा कहाँ करेगा, कॉलिंग एरिया में, क्योंकि जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न लेकर के आए, तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अब इसको हमने जंपिंग स्टेटमेंट में क्यों रखा, तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, कॉलिंग से या कॉलिंग एरिया से जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो जंप करता है टू द फंक्शन डेफिनेशन, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को वापस से कॉलिंग एरिया तक पहुंचाने का काम, यानी कि उधर से वापस से जंप करके आ जाए मेन एरिया पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको ये सारे तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के सिलेक्शन स्टेटमेंट, जंपिंग और लूपिंग, समझ में आए होंगे। इन सभी स्टेटमेंट्स के जो एग्जांपल है हम लोग आगे आने वाली वीडियोस पर देखेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।